All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 14 जो कि है एज ऑफ द मौर्याज के बारे में, है ना। मौर्य एम्पायर के बारे में इस चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य का जो रेन था वो था 322 बीसी से 185 बीसी तक। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि वो कौन थे और कैसे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर की स्थापना की थी, उनका इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, किस तरीके से वो कंट्रोल किए इतने बड़े एम्पायर को, और साथ में उनके बेटा के बारे में, बिंदुसारा के बारे में, और बिंदुसारा के बेटा जो अशोका थे, ग्रेट एम्परर कहलाते थे, उनके बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो अशोका के द्वारा कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे उनके बारे में, उनका क्या रोल है इस हिस्ट्री को बनाने में, अशोकन हिस्ट्री को बनाने में। इसके अलावा कलिंगा वार क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा अशोका की लाइफ पे, अशोका की इंटरनल पॉलिसी क्या थी और किस तरीके से वो इंटरनल पॉलिसी बुद्धिज़्म से अफेक्टेड था या फिर ये कह दें बुद्धिज़्म का, चूँकि वो कन्वर्ट कर गए थे तो बहुत बड़ा रोल था उसके इंटरनल पॉलिसी पे। इसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक होगा वो होगा अशोका की क्या प्लेस है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, तो वो फाउंडर थे। और इनके क्या कहते हैं रिलेशन के बारे में या ओरिजिन के बारे में कि कहाँ से थे, कैसे थे, किस कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, इसके बारे में दो कहानी है। एक कहानी है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से, है ना, ब्राह्मण जो क्या कहते हैं वैदिक टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से कि उनकी माँ जो थी मुरा, है ना, उनकी माँ का नाम मुरा था और मुरा जो थी वो एक शूद्र वुमेन थी नंदाज के कोर्ट में। तो एक तरह से उनका शूद्र डिसेंट यहाँ से दिखने को मिलता है। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कहा जाता है कि मौर्य जो थे वो रूलिंग क्लैन थे। एक छोटा सा रिपब्लिक था पिपलीवाना गोरखपुर के नज़दीक, नेपाली तराई रीजन में, तो वो वहाँ का रूलिंग क्लैन था और मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य उस क्लैन से बिलोंग करते थे। तो दो कहानी है, सच्चाई क्या है नो आइडिया, ठीक है। इनके एक गुरु थे चाणक्य जिनको कौटिल्य कहा जाता है। उन्होंने इनकी मदद की थी जो नंदाज थे उनको हराने में। नंदाज आपको याद ही होगा, नंदा की बहुत बड़ी आर्मी थी, नंदाज से अलेक्जेंडर की फ़ौज डर गई थी, तो इतनी बड़ी आर्मी को भी हराया। तो क्या हुआ ना कि जो लास्ट के जो नंदाज थे वो वीक थे, साथ साथ चूँकि ऑपरेसिव बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे, दबाते थे अपनी जनता को, तो अनपॉपुलर भी थे। तो चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया और फिर अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ नंदाज को नहीं हराया, बहुत सारे रूलर्स को हराया था जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। उस रीजन में इंदस का रीजन और अफ़गानिस्तान के इधर का रीजन, इन सारे रीजन से बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं स्टेट्स थे, उन सबको हराया। तो एक ग्रीक वाइसराय थे सेल्यूकस, ठीक है, मतलब जब अलेक्जेंडर जीत के गया तो उसने अपने वाइसरायज को यहाँ पे रख दिया। तो ग्रीक वाइसराय था सेल्यूकस, उसको हरा करके जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन था उसको जीत लिया और अपने एम्पायर में मिला लिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब इंदस नदी के पास का रीजन, ठीक है, और साथ में डेक्कन रीजन समझ लीजिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला रीजन, पूरा महाराष्ट्र नहीं लेकिन आधा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला रीजन जो डेक्कन रीजन कहलाता है, ठीक है, वो वहाँ तक उन क्या कहते हैं चंद्रगुप्त ने एक बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया था। कुछ स्टेट्स फिर भी रह गए जैसे कि केरल, तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो वाला रीजन और साउथ वाला रीजन, ये कुछ रीजन मौर्य के एम्पायर से, चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में इंक्लूड नहीं हो पाया। एक ड्रामा है मुद्र राक्षस, विशाखा दत्त ने लिखा है, वो 9th सेंचुरी के राइटर थी, ड्रामेटिस्ट थी। इसमें जो चाणक्य के जितनी नीति है ना, चाणक्य का जितना भी एक्शन है अपने क्या कहते हैं एनिमीज़ के अगेंस्ट, क्या प्लान था, मतलब किस तरीके से वो प्लान करते थे हराने के लिए, ये सारा उस क्या कहते हैं
इस ड्रामा में मुद्राराक्षस में बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत डिटेल के साथ लिखा गया है। वहीं से हम लोग थोड़ा बहुत है ना क्या कहते हैं जो सीरियल्स में अडेप्टेशन देखने को मिलता है, वहीं से थोड़ा अडेप्टेशन हम लोगों को सीरियल्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो परफेक्ट एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि 9th सेंचुरी में लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें है ना बीच में बदली जा सकती हैं, बदल चुकी होंगी, लेकिन एक कह सकते हैं कि हम लोगों को रॉ फॉर्म में चाणक्य नीति के बारे में हम लोग को समझ में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन था, तो दो चीज़ समझ लीजिए कि आखिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके उनके अंडर जो भी इकोनॉमी थी, जो भी कल्चर था, सोसाइटी थी, सोशल ऑर्डर्स थे, उन सब के बारे में 2 सोर्सेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक सोर्सेज होता है वो मेगास्थीन्स का लिखा हुआ। मेगास्थीन्स जो थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, है ना, सेल्यूकस के ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। तो क्या हुआ था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को हरा दिए थे, लेकिन फिर भी वॉर नहीं हो, इसके लिए इन दोनों के बीच पीस ट्रीटी, एक तरह से कह लीजिए शांति इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके तहत सेल्यूकस ने अपना एक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में क्या कहते हैं भेजा था। तो मेगास्थीन्स जो थे वो पाटलिपुत्र में रहते थे, और वहाँ पे रह करके जो पाटलिपुत्र में किस तरीके से सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, क्या कल्चर है, और साथ साथ ओवरऑल मौर्य एम्पायर में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में लिखा है। तो पहला बुक जो होगा वो पहला जो सोर्स होगा वो होगा मेगास्थीन्स का लिखा हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि मेगास्थीन्स का लिखा हुआ पूरा एकदम एज अ होल बचा नहीं है, लेकिन उनके बाद कई राइटर्स जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने मेगास्थीन्स के क्या कहते हैं कुछ बातों को कोट किया है। तो क्या हुआ कि मेगास्थीन्स के जितने भी कोटेशंस हैं इन सारे हिस्टोरियंस के लिखे हुए में से सबको कलेक्ट किया गया और एक बुक के अंदर पब्लिश किया गया जिसका नाम है इंडिका। तो पहला सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र भी सेम जो कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, वो नहीं है ना, थोड़ा बहुत कह लीजिए कि बाद के लिखे हुए हिस्टोरियंस का इसमें योगदान है, लेकिन कौटिल्य ने जो लिखा था वो कंप्लीट नहीं है ये अर्थशास्त्र, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इसमें सच लिखी हुई हैं। तो इन 2 अकाउंट से हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था और जो भी सोसाइटी था, जो भी इकोनॉमी था, उन सब के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक ऑटोक्रेट थे। ऑटोक्रेट मतलब सारा पावर अपने हाथ में रखने वाला, है ना। और ये देखने को मिलता है कि ऑटोक्रेट थे, लेकिन फिर भी एक काउंसिल थी उनकी, है ना, कई मेंबर्स का काउंसिल था जो उनको सजेशन देते थे, लेकिन उनका सजेशंस बाइंडिंग नहीं था उनके ऊपर कि करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ऑटोक्रेसी शो करता है, लेकिन सजेशंस वो लिया करते थे। पूरा का पूरा जो एम्पायर था वो कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और हर प्रोविंस के अंदर एक प्रिंस क्या कहते हैं रख दिया गया था। वो प्रिंस उस प्रोविंस का क्या कहते हैं देखभाल करेंगे। और ये जो प्रिंस हुआ करते थे वो जो डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी, उसी के ही क्या कहते हैं अंदर से थे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे लोगों को चुन लिया जाता था, बल्कि उसी मतलब राजा के ही अपने बच्चे या फिर भाई के बच्चे, तो उन्हीं के किन थे, है ना, उनको रखा जाता था। और फिर वो जो प्रोविंस होता था वो कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाता था ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इसके अलावा जो 2 तरह का अलग अलग अरेंजमेंट होता था, एक रूरल और एक अर्बन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग था, क्योंकि दोनों अलग अलग लेवल की सिटीज़ हैं, कोई विलेजेस हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं, दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए 2 तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के अलावा और कई सारे मेजर सिटीज़ थे, जिनमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ था, वो था कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला, है ना। तो ये 4 टोटल समझ लीजिए कि सिटी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़े सिटीज़ थे, जिनमें से पाटलिपुत्र कैपिटल था। पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि कैपिटल है, कैपिटल सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छे से होगा, क्योंकि वहाँ पे इम्पीरियल बिल्डिंग्स होते हैं, राजा वहीं बैठता है, सारा का सारा कह सकते हैं कि जो पूरे एम्पायर का जो वर्क है वहीं होना होता है। तो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो टोटल, है ना, 6 कमिटीज़ में बटा हुआ था, और हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे। तो टोटल 30, है ना, 30 आदमी का बना हुआ एक तरह से कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र पे। और
हर कमेटी का अपना अपना काम था। जैसे कुछ कमेटी सैनिटेशन साफ़ सफाई के लिए था, कुछ कमेटी जो फॉरेनर्स ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके देखभाल के लिए था, कुछ कमेटी जो था वो था जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है कह लीजिए, एक अकाउंट रखना वो था। इसके अलावा वेट्स और मेज़र्स का एक रेगुलेशन हो सके, ऐसा नहीं कि कोई इतना बड़ा पत्थर को 1 किलो मान रहा है, कोई इतना छोटा पत्थर को 1 किलो मान रहा है, तो एक प्रॉपर वे में वेट्स एंड मेज़र्स को रखा जाए, ठीक है, रोड्स के डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से कई टोटल 6 कमेटीज़ थे। सेंट्रल जो गवर्नमेंट था वो जनरली 24 डिपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं कंट्रोल करता था, या कि ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम था वो 24 डिपार्टमेंट में बटा हुआ था और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम था। कुछ जो है सोशल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड था, है ना, कुछ रोड डेवलपमेंट, बहुत सारे, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं अपने देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके कई सारे क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक वैसा ही 24 के करीब, एकदम श्योर नहीं 24, लेकिन 24 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अबाउट 2 डजन्स क्या कहते हैं लिखा हुआ है उनके अकाउंट्स में, लेकिन मेगास्थीन के अकाउंट में, लेकिन कंफर्म नहीं पता कि कितना था। लेकिन ये दिखाता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स में रखा गया था। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ऑब्वियसली सारा पावर एक के हाथ में था, लेकिन काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी ना। एक ग्रीक राइटर हैं, जस्टिन नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की आर्मी थी, 6 लाख उसके फौज थी उसके पास। अब दूसरे जो राइटर हैं जो ज़्यादा क्या कहते हैं कि समझ लीजिए कि भरोसेमंद एक तरह से, है ना, वो रोमन राइटर हैं जिनका नाम है प्लिनी, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के फौज में 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, मतलब इन्फेंट्रीज थी, और 30,000 कैवलरी था, और क्या कहते हैं 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे, और कई सोर्सेज में ये भी लिखा हुआ है कि 8,000 रथ, है ना, 4 हॉर्सेज वाले, 4 घोड़े वाले रथ भी क्या कहते हैं उसकी फ़ौज में थे। तो इतनी बड़ी आर्मी थी। इसके अलावा मौर्यस जो थे वो नेवी को भी मेंटेन करते थे, और इन सारे आर्म्ड फोर्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 30 ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, और इन 30 ऑफिसर्स को 5-5 करके 6 कमिटीज़ में बांटा गया था। 6 कमिटीज़ क्या जो 6 कमिटी थे जो वो थे, एक तो आर्मी, दूसरा कैवेलरी, तीसरा एलिफेंट्स, चौथा चैरियट्स, 5वां नेवी और छठा ट्रांसपोर्ट। इन सब के कामों को देखने के लिए टोटल 6 कमिटीज़ थे, है ना, 30 ऑफिसर्स का ग्रुप था। तो ये तो हो गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट किए जाते थे, और वो वेरी करता था। ऐसा नहीं कि फिक्स था कि यही क्या कहते हैं जो टैक्स है सब कोई देगा। तो टैक्स का क्या कहते हैं जो वैरायटी था वो था 1/4 से लेकर के 1/6 तक। कई जगह पे 1/4, कई जगह 1/5, कई जगह पे 1/6, है ना। अपना जो भी उपज हुआ उसका 1/6 या 1/4 ना देना होता था, और ये डिपेंड करता था कहाँ पे। और हम लोग देखें कि कुछ सिटीज़ थे और वहाँ के पीजेंट्स को 1/4 देना पड़ता था, कुछ को 1/6 देना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा जो भी पीजेंट्स थे, है ना, अगर मान लीजिए किसी स्टेट किसी जगह पे किसी भी प्रोविंस में अगर स्टेट के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं तो उसके चार्जेस लगते थे। जैसे अभी गवर्नमेंट हम लोगों को बिजली देती है तो चार्जेस लेती है। तो वैसे ही अगर खेती के लिए सिंचाई क्या कहते हैं चैनल बना रहा है और पानी दे रहा है स्टेट, तो उसके लिए अलग से पेमेंट देना पड़ता था। साथ में अगर इमरजेंसी हुआ, कोई इमरजेंसी आया, भुखमरी आया, तो पीजेंट्स को, है ना, और ज़्यादा क्रॉप्स क्या कहते हैं उपजाने के लिए कहा जाता था। जो बिज़नेस था, जो ट्रेड था, जो जिसमें क्या कहते हैं सामान आते थे शहर में बेचने के लिए, उन सब पे टोल्स लगा दिए गए, है ना, और गेट पे ही कलेक्ट कर लिया जाता था जो टोल्स था। तो स्टेट के पास एक तरह से बढ़िया सिस्टम था क्या कहते हैं टैक्स कलेक्ट करने का। साथ में स्टेट का अपना सिंगल मोनोपोली था माइनिंग में, शराब के बिक्री में और आर्म्स के मैन्युफैक्चर में। तो जितना भी काम था, जितना भी बिजनेस था, सब में स्टेट का मोनोपोली। तो एक बहुत, अभी मान लीजिए क्या है ना कि हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो स्टेट के तो अंदर नहीं है, वो अपना ना प्राइवेट कंपनी है। तो पहले क्या था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर क्या था कि स्टेट का मोनोपोली था इन सारे कामों, तो सारा पैसा स्टेट के पास रहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही
अच्छी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेड एम्पायर अपने अगले जनरेशन को दिया। तो उनके जो बेटा थे वो थे बिंदुसारा, जिनका रेंज जो है 297 से 273 BC तक रहा। उनको अमित ग्रहता भी बोलते हैं, सॉरी अमित्र घाटा भी बोलते हैं, जिनको कहा जाता है दुश्मनों का स्लेयर। और क्या कहते हैं जो ग्रीक सोर्सेज हैं उनमें अमित्रोकेट्स भी कहते हैं। उनका जो रेन था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका लगातार कनेक्शन बना रहा जितने भी ग्रीक राजा थे है ना, प्रिंसेस थे उनसे। प्रिंसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी प्रोविंसेस होते हैं और उसके जो वाइसरायज होते हैं वो प्रिंस ही होते हैं, इसलिए ग्रीक प्रिंसेस से उनका लगातार कांटेक्ट रहा। साथ में एक ग्रीक एम्बेसडर हैं जो उनके कोर्ट में थे, वो थे डिमेकस, ठीक है, मेगास्थीन्स चंद्रगुप्त में और डिमेकस बिंदुसारा के कोर्ट में। उन्होंने ही अपने बेटा अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था, जो कि बाद में मौर्य साम्राज्य के राजा बनते हैं। तो बिंदुसारा जो है ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसारा ने मौर्य एम्पायर को एक्सटेंड किया था, मैसूर को है ना, मैसूर तक अपना एम्पायर को फैला दिया था। तो इन्होंने भी कॉन्क्वेस्ट किया। तो आप याद रखिए कॉन्क्वेस्ट का पॉलिसी देखिए अभी तक चल ही रहा है कि लड़ाई करो और जीतो और मिला लो। अशोका जो थे वो बिंदुसारा के बेटा थे और जब वो गद्दी पे आए तो उनका जो रूल रहा वो 273 BC से 232 BC तक रहा। मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े जो क्या कहते हैं रूलर थे, सबसे महान जो रूलर थे वो अशोका ही थे। अशोका के टाइम पे एम्पायर बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। उनका जो एम्पायर था वो अभी अफ़गानिस्तान से लेकर के, अभी के अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक ईस्ट में और साउथ में तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सारा है ना रीजन तक उनका रूल था। मतलब कंप्लीट इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था वो सारे रीजन में, बस साउथ का तमिलनाडु को छोड़ करके, यहाँ तक कि कलिंगा वाले पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उड़ीसा वाला पार्ट, वो भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो सबसे बड़ा एम्पायर जो था मौर्य एम्पायर अशोका के। बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से कहा जाता था कि जो अशोका थे वो अपने यंग एज में इतने ज़्यादा क्रूअल थे कि उन्होंने राजगद्दी के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। तो अब ये हो सकता है एग्जैजरेटेड फॉर्म में, लेकिन इतना तो है कि वो राजा बने थे और अपने भाइयों को मार कर बने थे, तो क्रुएल्टी उनके अंदर थी, ये बात सही है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस को। तो अशोका की जो हिस्ट्री है वो टोटल 39 जो इंस्क्रिप्शंस है अशोका के, उसके बेसिस पे क्या कहते हैं रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। और उसके इंस्क्रिप्शंस को कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स। एडिक्ट्स को मैंने क्या कहते हैं जो 3rd चैप्टर है उसमें मैंने बताया था एडिक्ट्स क्या होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि एडिक्ट्स जो होता है, समझ लीजिए एक पत्थर हो गया, मान लीजिए पत्थर के ऊपर कुछ है ना गड्ढा कर करके लेटर वाइज है ना लिख दिया जाता है, या फिर पिलर पे। तो रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स है ना, बड़े छोटे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो टोटल इतने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो अशोका नाम है वो टोटल 4 जगह पे हम लोगों को देखने को मिलता है। जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है ना, उसमें देखने को मिलता है और वो 3 जगह पे देखने को मिलता है, सॉरी 4 जगह को देखने को मिलता है, 3 जगह कर्नाटक में और 1 जगह मध्य प्रदेश में। बाकी सारे जो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें अशोका नाम नहीं है, बल्कि उनमें देवनम पिया पियादसी करके लिखा हुआ है, मतलब डियर टू द गॉड्स। ये उसका नाम भी हो सकता है, पर ज़्यादा फेमस अशोका है। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कई सारे देशों में देखने को मिले हैं, इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। तो ये दिखाता है कि यहाँ तक उसका राज था और यहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस था। टोटल 47 प्लेसेस पे पाए गए हैं इंस्क्रिप्शंस, और टोटल जो वर्जन्स हैं वो 182 वर्जन्स उसके इंस्क्रिप्शंस के पाए गए हैं। 39 इंस्क्रिप्शंस हैं, वर्जन्स 182 हैं और 47 प्लेसेस पे पाए गए हैं, जिसमें अशोक का नाम 4 जगह पे है, बाकी जगहों पे देवनम पिया पियादसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो एंशिएंट हाईवेज़ पे लोकेटेड है, मतलब एंशिएंट हाईवेज़ के साइड्स में ही ये क्या कहते हैं एडिक्ट्स लगे हुए रहते थे।
तो एक तरह से कह दीजिए कि मैसेज है ना, अपने लोगों को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने प्रजा को वो देने के लिए लगाए गए थे। जो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादातर, मान लीजिए कि जो सब कॉन्टिनेंट का बड़ा पार्ट है, नॉर्दर्न और क्या डेक्कन वाला पार्ट, सब इन बड़े एरिया में जो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। और जो प्राकृत लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरेमिक लैंग्वेज में लिखा गया है खरोस्ती स्क्रिप्ट के साथ। और अफ़गानिस्तान में जो है वो अरेमिक और ग्रीक दोनों लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। मतलब अफ़गानिस्तान से टच जो था वो ग्रीक प्रोविंसेस का कनेक्शन था अफ़गानिस्तान से, इसलिए ग्रीक में भी लिखे गए हैं। और हम लोगों को क्या कहते हैं जो प्राकृत लैंग्वेज है उसको डेसिफर करने में ग्रीक लैंग्वेज का क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल क्या कहते हैं निभाया गया है। जब हम लोग पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, 3rd चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने बताया डेसिफरमेंट क्या और कैसे होता है। ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा बढ़िया समझना हो इन टॉपिक्स को तो उस वीडियोज़ को क्लिक कर लीजिएगा। तो अशोका जो थे वो पहले किंग थे जिन्होंने अपनी प्रजा से डायरेक्ट बात की। डायरेक्ट बात कहने का मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि इंस्क्रिप्शंस लगा देना रोड के किनारे, तो एक तरह से डायरेक्ट मैसेज हुआ। इससे पहले राजा और प्रजा के बीच कुछ होता पता नहीं, प्रजा को पता नहीं राजा कौन है, नाम जानता था, कभी उसका काम या फिर उसका चेहरा ये सब कुछ नहीं जानता था। अभी क्या हुआ कि ऐसा लगा कि राजा हमसे खुद से बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो पहले राजा थे। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ज़्यादातर जो है रॉयल ऑर्डर्स को लिखे गए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा आपसे क्या अपील कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और इसके अलावा अशोका के करियर के बारे में लिखा हुआ है कि कितने वॉर्स लड़े, कैसे जीता, इन सब के बारे में। और साथ में जो भी पॉलिसीज़ हैं एक्सटर्नल बाहरी देशों के लिए और जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है। और टोटल जो एम्पायर का जो एक्सटेंट है उसका भी डिटेल उसमें दिया गया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलिंगा वॉर के बारे में। इतना याद रखिए, कलिंगा जो रीजन है वो उड़ीसा में कोस्टल रीजन है वो उस पूरे रीजन को कलिंगा कहा जाता है। तो उड़ीसा को आप कह सकते हैं एक तरह से कलिंगा था। जो एंशियंट कलिंगा है वो आज का उड़ीसा है। तो कलिंगा को जीतने के लिए एक वॉर हुआ था। जैसे ही क्या कहते हैं राजगद्दी पे अशोक बैठे, उन्होंने सबसे पहली लड़ाई लड़ी और वो बहुत बड़ा वॉर था कलिंगा वॉर। जो अशोका का जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 100,000 पीपल वर किल्ड, मतलब 1 लाख लोग मरे और कई लाख लोग, सेवरल 100,000 क्या कहते हैं, आई एम सॉरी ये डाइड नहीं होगा, पेरिश्ड होगा, कि मतलब इतने सारे लोगों का समझ लीजिए ज़िंदगी तबाह हो गया। इसके अलावा है ना 1.5 पीपल वर टेकन प्रिजनर्स। तो आप एक चीज़ देखिएगा कॉमन कि 100,000 करके लिखा हुआ है। जैसे 100,000 पीपल वर किल्ड, सेवरल 100,000 पेरिश्ड, ना 1.5 वर टेकन प्रिजनर्स। तो ऑब्वियसली ये दिखा रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ सैकड़ों हज़ारों, तो क्या परफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए घर में कभी मम्मी लोग बोलते हैं 4 दाना ये देना, तो क्या गिन के 4 दाना देते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए फ्रेज़ की तरह यूज़ है। तो हो सकता है 1 लाख लोग नहीं मरे हों, लेकिन ये एक्सटेंट दिखाता है कि कई अमाउंट, मतलब कहीं ज़्यादा तबाही हुई थी, है ना। तो इस पे फोकस करना है, नंबर पे फोकस नहीं करना। नंबर जो होता है वो एग्जेजरेटेड फॉर्म में भी लिखा जाता है क्योंकि किंग अपने तारीफ में लिखवा रहा होता है ना, तो इस पे फोकस नहीं करना है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जो वॉर था उसका जो रिज़ल्ट हुआ उसको देख करके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो किंग अशोक थे उनके ऊपर असर हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो जिनका वॉर से लेना देना नहीं वो लोग मरे। जैसे ब्राह्मण प्रीस्ट हुए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुए, ठीक है। इसके अलावा जो काम कर रही औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी मौत हुई। तो इससे क्या हुआ, अशोका को बहुत बड़ा झटका लगा और अपनी गलती का एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने कोई वॉर नहीं किया, एक ही वॉर किया कलिंगा वॉर। उसके बाद उन्होंने कोई वॉर
नहीं किया और फिर फिज़िकल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया कि ज़बरदस्ती किसी को है ना लड़ करके हरा करके उसका एरिया को ले लेना, इसको छोड़ करके उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे फोकस किया कि कैसे लोगों को का मन बदल करके, मतलब उनको अच्छा रास्ता दिखा करके उनको अपने साथ जोड़ना है। तो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में तो दो टर्म आता है, भेरीगोसा और धम्मागोसा। तो उन्होंने भेरीगोसा को छोड़ करके धम्मगोसा को अप्लाई कर लिया। ठीक है, भेरीगोसा मतलब फिजिकल ऑक्यूपेशन कॉन्क्वेस्ट की बात कर रहा है ना, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसकी, और धम्मागोसा मतलब कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म, है ना। तो अशोका ने जो है उन्होंने कई सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया और कहा कि मेरा ये मैसेज मेरे है ना जो प्रजा है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और इसी मैसेज को पहुँचाने के लिए रॉकेट एडिक्ट्स खड़े किए उन्होंने कि सबको कह दीजिए कि जो किंग हैं वो फादर फिगर है, मतलब वो अपनी प्रजा को बच्चे की तरह मानते हैं, इसलिए प्रजा का ये दायित्व बनता है कि वो अपने राजा को पिता समान माने और उस पर भरोसा रखें। ठीक है, और जो ट्राइबल्स थे उनसे कहा गया कि आप भी ये जंगली पना छोड़ करके जो धम्म का रास्ता है ना, धम्मा कहते हैं इसको या धर्म कह लीजिए, एक ही चीज़ है ना, उसका जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो फॉरेन लैंड्स हैं, जो मान लीजिए आसपास का जो किंगडम है ना, उसको अशोक ने अब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं देखा कि अब ये एक जगह है इसको जीत करके अपने अंदर मिला लें, है ना, लड़ाई मार करें। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को छोड़ करके उन्होंने आइडियोलॉजिकली जीतने की कोशिश की, जितने भी फॉरेन डोमिनियंस थे, कि इनको है ना ये लोग अंधकार में हैं, इनको अच्छे तरीके से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब मार काट को छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ आगे बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इस तरीके के स्टेप्स उन्होंने लिए, साथ में जो मैन हैं, जो लोग हैं, है ना, जो उनकी प्रजा थी और उनके एम्पायर में जितने एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, उन सब को के वेलफेयर को लेकर के कई सारे स्टेप्स लिए, है ना। इसके अलावा अपने के अलावा आसपास जो फॉरेन लैंड्स थे उनमें भी है ना मारकाट नहीं हो, इसको ध्यान में रखा और कई सारे इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया, जो कि उस टाइम के लिए बहुत नया है। अब मान लीजिए कि उस टाइम पे अगर हम सुनने को मिले कोई एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत है ना बढ़िया काम किया, तो सुनने को अजीब लगेगा, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ मार्केट चल रहा होता है। तो ये सब चीज़ें कि हाँ इंसान की लाइफ अच्छी हो, जानवरों को है ना ज़्यादा मार काट नहीं किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के उस टाइम पे नया था। तो ये सब स्टेप्स अशोक ने लिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने कई सारे एम्बेसडर्स है ना, शांति दूत आसपास के ग्रीक किंगडम्स में भेजे कि हाँ यहाँ पे एक राज्य है और उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, मतलब अपने साथ रहिए, हम अपने साथ रहते हैं, और फिर शांति एक तरह समझ लीजिए कि इस्टेब्लिश रहना चाहिए। कई सारे मिशनरीज उन्होंने भेजे है ना, ताकि जो प्रोपेगेशन है बुद्धिज़्म का, चूँकि वो बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं है ना कलिंगा वॉर के बाद, तो उन्होंने बुद्धिज़्म के प्रोपेगेशन के लिए कई सारे मिशनरीज, कई सारे क्या कहते हैं कि लीडर्स है ना, धार्मिक जो लीडर्स थे उनको साउथ इंडिया के रीजन में भेजा, श्रीलंका में भेजा, म्यांमार में भेजा, और जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वहाँ भेजा। आज भी हम लोग बुद्धिज़्म को उधर वहाँ पे देखते हैं, जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म वाला चैप्टर है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बढ़िया से बताया हुआ डिटेल में। तो उन्होंने जो है, अब एक चीज़ याद रखिए कि ठीक है उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पीस की पॉलिसी थी उसको कम्प्लीटली पकड़े हुए, एकदम कंप्लीट पैसिफिस्ट बन गए कि नहीं कुछ हो जाए हम तो भाई अहिंसा को ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कि कैसा भी कंडीशन हो, कैसा भी मान लीजिए कोई स्टेट रिबेल कर रहा हो, हम उसको छोड़ दें कि हाँ भाई शांति 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 शांति, तो वो क्या होगा, वो तो मारकट करेगा, हम शांति करते रह जाएंगे, तो वो आज़ाद हो जाएगा। तो अशोका ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं चुनी थी। और ये सब कहाँ से पता चलता है हम लोगों को, ये सब पता चलता है कि इतनी बड़ी आर्मी मतलब इतनी बड़ी आर्मी थी, अगर उनको लड़ाई पीट छोड़ देना था तो आर्मी को डिसॉल्व कर देते ना, ख़त्म कर देते, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को उन्होंने मेंटेन किया। तो कहीं भी जो आर्मी थी उसका जो कहते हैं डिसबैंड है, वो उसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया। साथ में कलिंगा जो जीते थे, अगर मान लीजिए कलिंगा के वॉर में उनको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं रिमोर्स फील हुआ, इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, तो कलिंगा को आज़ाद छोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने किंगडम में मिला लिया। तो एक तरह से दिखाता है कि एकदम कंप्लीट पैसिफिस्ट नहीं बने थे। ठीक है,
बस यही है कि एक प्रैक्टिकल पॉलिसी अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाया। तो मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट वाला पॉलिसी था उससे आइडियोलॉजी वाला पॉलिसी पे पहुंच गए। तो सिर्फ और सिर्फ ये मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीट अहिंसावादी हो गए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स जिनको रजुक्स कहते हैं, है ना, उनको अपॉइंट किया, जो कि जिनके पास ये पावर दिया गया कि आप अगर कोई अच्छे तरीके से रह रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी करें, और अगर कोई धर्म की नीति नहीं मान रहा और अहिंसा फैला रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको पनिश भी करें, मतलब अहिंसा करें, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कंप्लीट पैसिफिज्म नहीं है कि एकदम शांति फैल गया, ऐसा नहीं है। आपको मारना भी है, लेकिन जब कोई बिगड़े तब मारना, ज़बरदस्ती नहीं, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना नहीं। लेकिन अगर कोई बदतमीजी करे, कोई समाज में अशांति फैला रहा है तो उसको मारिए, ठीक है। जो कांधार का इंस्क्रिप्शन है उसमें हम लोगों को अशोका की इस पॉलिसी के बारे में बताया गया कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि अशोका की ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अब अशोका के बाद के रूलर्स के लिए सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये बाद के रूलर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, वो कितने योग्य थे। वो योग्य नहीं होते तो अशोका की कोई पॉलिसी होती है वो ख़त्म हो जाती। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बना के दिया, बिंदुसार और अशोका उसके लायक नहीं होते तो वो पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो वही अशोका की जो पॉलिसी थी वो अशोका के टाइम तक बहुत फ़ायदा दी, है ना। और जो कांधार इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा भी हुआ है, जो हंटर्स थे और जो फिशरमैन थे, मछुआरे और जो शिकारी थे, उन्होंने, है ना, ये हंटर गैदरर वाली लाइफ को छोड़ करके सेडिमेंट लाइफ को चुन लिया था और खेती करना स्टार्ट कर दिया था, तो सक्सेसफुल रहा। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल पॉलिसी और बुद्धिज़्म को लेकर के कि आखिर जो अशोका की इंटरनल पॉलिसी थी और जो बुद्धिज़्म था उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन सेट हुआ। तो अशोका ने, मैंने पहले ही बताया कि वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करते ही अब कई जगह पे ऐसा कहा गया है कि बाद में अशोक मॉन्क बन गए और क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े डोनेशंस बुद्धिस्ट मॉन्क सबको देते रहे, बुद्धिस्ट श्राइन सबको देते रहे, ठीक है। और कई जगह ये भी लिखा हुआ, कई इंस्क्रिप्शंस में ये भी लिखा हुआ है कि कई सारे धम्म यात्रा किए, है ना, पिलग्रिमेज जिसको कह सकते हैं, मतलब जो बुद्धिस्ट इम्पोर्टेंट श्राइन सब हैं वहाँ जा जा के, है ना, पाठ करना, ठीक है, उसकी बात करना, मैसेजेस को फैलाना। तो कई सारे धम्म यात्रा किए। तो हुआ क्या कि अब देखिए कि एक कन्वर्जन आया उनके अंदर, चेंज आया। वो चेंज कई सारी चीज़ों से रिलेटेड था। हो सकता है कि वो चेंज जो आया वो पॉलिसी के लिए चेंज आया हो, ठीक है, कि अब हमें क्या करना है कि ठीक है इतनी बड़ी एम्पायर है, अब इस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए हमको किसी न किसी तरीके से जोड़ना है, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, तो ये सब बातें कई सारे रिसोर्सेज में लिखी हुई हैं। साथ में कई जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये भी कहा गया है कि अशोका ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था ना, संगीति, उसे हेल्ड किया था, उसे क्या कहते हैं अपने एम्पायर में, अपने शासनकाल में उस काउंसिल को, है ना, लगवाया था। और वहीं से कई सारे मिशनरीज अलग अलग जगह भेजे गए, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, श्रीलंका, ये सब वाला रीजन सब। इनफैक्ट उन्होंने अपने बेटा को श्रीलंका भेजा था, है ना, बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए। तो श्रीलंका में अभी भी ब्रह्मी, जो ब्रह्मी लैंग्वेज में लिखा हुआ, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस, है ना, पाए गए हैं वहाँ पे, जो कि 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी BC के अराउंड है, जो कि अशोका के पीरियड को डिनोट करता है। तो ये पाए गए हैं और ये जस्टिफाई करता है कि ऑब्वियसली वो मिशनरीज गए थे। अशोक ने जो है कई सारे धम्म महामंत्रास को क्या कहते अपॉइंट किया, ताकि अब उस धर्म को फैलाया जा सके अलग अलग सोशल ग्रुप्स तक। सोशल ग्रुप्स कहने का मतलब जो सोसाइटी उस टाइम में जो सोशल ऑर्डर था उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स होंगे वहाँ तक फैलाए। स्पेशली जो विमेन हैं उनको ये सब चीज़ बताया जाए, क्योंकि वुमेन इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं। साथ में जो रजुका का क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट है, ताकि पूरे के पूरे समाज में जस्टिस मेंटेन रहे। उन्होंने कई सारे रिचुअल्स को डिसअप्रूव कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो बर्ड्स थे उनका किलिंग को मना कर दिया, एनिमल्स के सेक्रीफाइसेस, एनिमल किलिंग को मना कर दिया, और अपने कैपिटल में तो कंप्लीट बैन कर दिया एनिमल स्लॉटर पे,
एकदम कंप्लीट बैन की किसी भी तरह के हत्या एनिमल का नहीं होगा पाटलिपुत्रा में। इसके अलावा अपने पूरे बाहर के रीजन में ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उसमें चुन लिया गया कि इस टाइप की बर्ड्स, इस टाइप के एनिमल्स का शिकार नहीं होना चाहिए, मारकाट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इनका जो धर्म है, जो क्या कहते हैं, ये जो अपने धर्म को प्रोपेगेट करवा रहे हैं, इसको सेक्टेरियन फेथ नहीं माना जा सकता कि हाँ भाई ये, जैसे आप देखिए कई जगह पे या मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट होता है बाद में तो थोप दिया जाता है इस्लाम को, या फिर हम लोग देखते हैं कई जो क्या कहते हैं राजा आते हैं है ना, हिंदू राजा आते हैं, वो हिंदुज़म को थोप देते हैं अपनी प्रजा पे। तो ऐसा नहीं है। इस क्या कहते हैं, अशोका के इस धर्म को क्या कहते हैं कि आप सेक्टेरियन फेथ के हिसाब से मत देखिए। इसका ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी क्या कहते हैं सिस्टम चल रहा है, सोशल ऑर्डर चल रहा है, जैसे कि फैमिली है ना, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, और जो भी सोशल ऑर्डर चल रहा है उसको वैसे के वैसे मेंटेन किया जाए, उसमें गड़बड़ नहीं आना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज आएगा तो एम्पायर में क्या कहते हैं, एम्पायर का जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म होगा, अनस्टेबल हो जाएगा एम्पायर, है ना। इसलिए टॉलरेंस का जो क्वालिटी है सब में डेवलप कर दिया जाए। ज़्यादा टॉलरेंस बढ़े, क्या कहते हैं, इनटॉलरेंस होगा तो रिबेल होगा, रिबेलियन है ना जो होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे और फिर स्टेट के खिलाफ रिबेल होगा। तो इसीलिए इन सारे सोशल ऑर्डर्स को, इन सभी तरह के, तो एक तरह से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट था, ठीक है। अभी और भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो जितने भी लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए, ठीक है। और जो भी गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ब्राह्मण हो या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क हो, है ना, उन गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जितने भी नौकर हैं उनके घर में, जितने भी स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं, उनका है ना उन पे दया करनी चाहिए, उनको इस तरीके से है ना क्या कहते हैं उनका शोषण नहीं करना चाहिए। साथ में अब एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से बोला जा रहा है, ये हम लोगों को बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं इन दोनों में देखने को मिला जाता है कि ये सब बातें कही गई हैं, तो मतलब ये बात सच है। अब इससे होता क्या है कि उस टाइम में, जैसे कि मान लीजिए अगर अशोक ये चीज़ नहीं कहते तो इतना बड़ा एम्पायर का अनस्टेबल होना जायज़ था, तुरंत हो जाता। इतना बड़ा एम्पायर कहीं ना कहीं रिबेल स्टार्ट हो जाता, और फिर अशोक के लिए मार काट करना है ना, फिर समझ लीजिए कि लाजमी हो जाता, उसको मार काट करना ही पड़ता स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो मार काट नहीं करना पड़े इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। तो अशोका की पॉलिसी क्या थी? जियो और जीने दो, सिंपल सी बात है। ज़्यादा हो हंगामा मत करो, हो हंगामा होगा तो हम मारेंगे फिर। तो ये था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक बात कही है कि अगर जो लोग होंगे, अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे तो उनको हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब देखिए वर्ड्स बहुत माने रखते हैं, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन है, राजा का मैसेज है जो उनकी प्रजा तक जाएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी घसवा दिया है, क्योंकि वो मैसेज है जो उनकी प्रजा के लिए है, तो उसमें त्रुटि नहीं होगी। अगर उसने हेवन लिखा है तो हेवन ही कहना चाह रहा था, जबकि अशोक का जो धर्म था वो था बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म में स्वर्ग को लेकर के नहीं कहा जाता है। आप अच्छे तरीके से जिए, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से क्या कहते हैं जी लीजिए, आपको निर्वाणा प्राप्त होगा, है ना। क्या कहते हैं आप जानते भी होंगे, अगर मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे जो कि बुद्धिज़्म के ऊपर है, तो उसमें निर्वाणा प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कह सकते हैं कि अपने धर्म को वो सब पे थोपना चाह रहा होता तो ये हेवन नहीं लिख करके कहता निर्वाणा प्राप्त करने के लिए ऐसा कीजिए, जबकि वो कह रहा है कि आप अच्छे से जिएगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का कंसेप्ट हर धर्म में है, तो इसलिए हर तरह के लोगों को शांति बनाए रखने का एक अपील है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉलिसी है ये, ना कि सेक्टेरियन फेथ है। तो इस चीज़ में अपना क्या कहते हैं क्लैरिटी रख लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अशोक जो था वो एक अशोक का जो धम्मा का जो पॉलिसी था वो क्या सेक्टेरियन फेथ की तरह से उसको हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इन सब पॉइंट्स को, तो याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोका का क्या जगह है हिस्ट्री में। तो अशोक जो थे वो बहुत महान, है ना, मिशनरी रूलर के तरह से रिगार्ड किए जा सकते हैं कि, है ना, वो एक धर्म का प्रोपगेशन भी करते थे राजा होने के साथ साथ।
तो मिशनरी रूलर भी कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने इस कंट्री का जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है उसको क्या कहते हैं अंजाम दिया। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, अफ़गानिस्तान वाला पार्ट में इतने दूर तक उनका साम्राज्य था, जो कि बाद में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश एम्पायर में भी वो क्या कहते हैं वो सब रीजन इंक्लूडेड नहीं हो पाया। तो समझिए इस ब्रिटिश एम्पायर से भी ज़्यादा एक्सपेंडेड जो था उनका एम्पायर था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। तो एक तरह से जो भी डेमोग्राफिक हम लोग देखने को मिलता है इंडिया का, कि हम लोग कभी कभी सोचते होंगे कि इंडिया में पहले ये राज्य भी था, ये देश भी था, अभी अलग हो चुका है। तो एक तरह से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन लाया कि ये इंडिया है, एक तरह से ये मार्क है ना सेट किया उन्होंने। इसके अलावा अब इतने बड़े रीजन को उन्होंने धर्म के साथ बांध भी दिया कि हाँ भाई धर्म की पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा वन लैंग्वेज, तो नेशनल फीलिंग का बात है। आप एक बात याद रखिए कि किसी भी देश में नेशनल फीलिंग को लाने का एक ही तरीका होता है, मतलब कई तरीक़ों में से एक तरीका होता है कि उनका एक लैंग्वेज होना चाहिए। एक लैंग्वेज सुनते ही उन सब का कनेक्शन लगना चाहिए। हाँ भाई हम इस जगह पे, मान लीजिए कोई अगर हम अमेरिका जाए, वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो अपनापन फील होता है। तो मोस्टली जो उनका इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो प्राकृत लैंग्वेज जो है, तो एक लैंग्वेज और एक स्क्रिप्ट के अंदर ना उन्होंने यूनाइट किया कंट्री को। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इस यूनिफिकेशन में उन्होंने किसी दूसरे लैंग्वेज को या किसी दूसरे कल्चर को दबाया नहीं, उसको रिस्पेक्ट किया। जैसे कि मान लीजिए जो नॉन इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि खरोष्टी था, है ना, अरेमिक था, ग्रीक था, इन सब स्क्रिप्ट्स में भी लिखा है तो रिस्पेक्ट दिया है। क्योंकि कुछ लोग, अगर मान लीजिए ग्रीक इन्वेजन जब हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ बसे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो अब उनको मैसेज देने के लिए उन्होंने अपने क्या कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ साथ, अगर उस रीजन में है तो एरेमिक इस स्क्रिप्ट के साथ साथ ग्रीक स्क्रिप्ट में भी लिखा। तो रिस्पेक्ट दिया उन्होंने दूसरे जो नॉन इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं उसको भी, और साथ में अपने धर्म के प्रोपेगेशन किया, तो दूसरे धर्म को दबाया नहीं है, ठीक है। एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी था कि हाँ भाई हम अपने धर्म का प्रोपेगेशन कर रहे हैं, इस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है, आपको ये पसंद है आप ये कीजिए। इसके अलावा उन्होंने कई सारे है ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जो नॉन बुद्धिस्ट, ऐसा नहीं सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क को दिया, जो नॉन बुद्धिस्ट लीडर्स थे, नॉन बुद्धिस्ट ग्रुप्स थे, उनको भी दिया। और कहा कई जगह पे ये भी लिखा हुआ कि जो एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट्स है, जो बुद्धिज़्म के खिलाफ थे, उनको भी डोनेशन मिला है। तो समझ लीजिए कि कितना टॉलरेंट पॉलिसी था इनका कि सबको झेलो। उन्होंने कई सारे मतलब कई दूर दूर उनका एम्पायर का जो दूर दूर इलाका था है ना, फार फ्लंग पार्ट्स था, वहाँ भी ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। समझ में आ रहा है, ताकि उनका जो मैसेज है वहाँ तक जाए। और क्या कहते हैं जो कल्चरल इंटरेक्शन था, कल्चरल इंटरेक्शन था किसका किसका, याद रखिएगा जो ये गैंगेटिक बेसिन है, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे बहुत सारे महाजनपद्स को हम लोग देखे हैं डेवलप होते। तो ये जो रीजन था, मगध उसी में से एक था, है ना, तो ये जो रीजन था ये कल्चरली डेवलप्ड रीजन था। तो अगर इस यहाँ के लोगों का अगर बाहर के किसी दूसरे कल्चर से इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, एक कह सकते हैं कि ग्रोथ दिखेगा, है ना। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर एक डेवलप्ड नेशन का एक अनडेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन से कांटेक्ट रहेगा, तभी तो उनको पता चलेगा कैसे डेवलप होना है। तो उसने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ना इन कल्चरल इंटरेक्शंस को प्रमोट किया। जो दूसरे बैकवर्ड प्रोविंसेस हैं वहाँ से जो गंगेटिक बेसिन के जितने भी सिटीज़ हैं उनसे उनका कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया। इसी वजह से जो मटेरियल कल्चर है, मटेरियल कल्चर कह लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आयरन का यूज़ होना, आयरन के इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होना, खेती में आयरन के इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होना मान लीजिए, तो ये जो कल्चर है ये इस डेवलप्ड रीजन से बहुत सारे जो अनडेवलप्ड रीजन थे वहाँ तक फैला, तो कलिंगा तक भी फैला। इसके अलावा जो लोअर डेक्कन रीजन है और जो नॉर्दर्न बंगाल का रीजन है, यहाँ तक ये मटेरियल कल्चर यहाँ से फैला। तो डेवलपमेंट में एक बात समझिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए इनको, पूरे एम्पायर का। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने एक जगह पे बैठे रहे और मौज काट रहे हैं। इनकी जो क्या कहते हैं पॉलिसी है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये नॉन एग्रेशन को फॉलो करती है, कि
ज़बरदस्ती मारकाट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को लेकर के जो कि उस टाइम पे नया है। अब एक चीज़ समझिए कि उस टाइम में जितने भी किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं वो नॉन एग्रेशन और पीस और टॉलरेंस की पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ना ही कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अब एक नाम है ना, अखनातौन, जो कि इजिप्ट के एक राजा थे 14th सेंचुरी की अराउंड 14th सेंचुरी बीसी के अराउंड, तो उनका ये पॉलिसी था। लेकिन अब एक चीज़ समझिए कि क्या अशोका को उस जो 14th सेंचुरी बीसी में कोई राजा हुए उनके बारे में इस टाइम पे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता था। तो ऑब्वियसली उनका अपना डेवलप किया हुआ था, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है एंशिएंट टाइम में, कुछ मॉडर्न जैसा हो जाए, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अशोका का जो पॉलिसी था, वही मैंने पहले बताया कि अशोका का पॉलिसी बहुत फ्रूटफुल था उनके टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद उनके जो वाइसरायज थे जिनको उन्होंने अपॉइंट किया, जो वेसल्स थे, जो स्टेट्स को क्या कहते हैं जीत लिया और एक अपने अंडर किसी आदमी को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया, या वहाँ के जो रूलर्स थे उनको मगध एम्पायर के अधीन बना करके वहाँ पे रूल करने दिया। ये सब वेसल्स हुए और वाइसरायज हुए, जीते हुए में अपना एक आदमी बैठा देना, ठीक है। तो अब इन सब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ किसी तरह का। जब तक अशोक रहे तब तक उनकी पॉलिसी चलती रही। अशोक की पॉलिसी का इन सब पे कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। और अशोक जो कि 232 बीसी में राजपाट से रिटायरमेंट लिए ना, उसके बाद वहाँ से लेकर के 30 साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं जो पॉलिसी था उनका ख़त्म हो गया और सारे वेसल, सारे स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। इसका कारण क्या है कि उन लोगों में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा कारण कि जो उसके अशोका के बाद जो रूलर्स थे वो बहुत ही वीक थे किसी भी एतबार से। देखिए, ऐसा नहीं कि उनको कल्चरल क्या कहते हैं कॉन्क्वेस्ट को ही पीछे पड़ना था, किसी और तरीके से भी रोक सकते थे रिबेल्स को, लेकिन नहीं रोक पाए, मतलब वो वीक थे। तो खैर, आज के चैप्टर में इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.